हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में हम 11 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। उग्रम असॉल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई? उग्रम असॉल्ट राइफल की बात करें तो इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया। DRDO, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में उग्रम असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया। इसका डिजाइन भी DRDO के द्वारा ही बनाया गया। हालांकि DRDO को इस काम में हैदराबाद की एक फर्म या एक संस्था ARDE ने हेल्प की है। ARDE ने इनका सहयोग किया है उग्रम असॉल्ट राइफल के निर्माण में। भारतीय सेना को सौंपी जाने वाली इस राइफल की रेंज 500 मीटर तक है, जिसे हाल ही में DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर DRDO की बात करें तो हमने पहले भी काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये भारत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सैन्य अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है। भारत का डिफेंस रिसर्च सेंटर है ये। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और DRDO के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर डॉक्टर समीर वी कामत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हो गया। राशिद खान किस घराने से संबंधित है? राशिद खान एक शास्त्रीय संगीतकार थे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। इनका देखिए हाल ही में निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद। ये भारत में रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। रामपुर सहसवान घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं में हुआ था। उस्ताद राशिद खान संगीत के क्षेत्र में काफ़ी फेमस थे पूरे भारत में। जब ये अपने शुरुआती दिनों में थे तब भारत के पंडित भीमसेन जोशी, जो कि अन्य संगीतकार हैं, इन्होंने राशिद खान को देखकर इन्हें भारतीय संगीत का भविष्य कहा था। तो भारत में काफ़ी फेमस रहे राशिद खान। हाल ही में इनका निधन हो गया। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार ने इन्हें 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके पहले भी काफ़ी अवार्ड इन्हें दिए जा चुके हैं, जैसे 2006 में पद्मश्री, 2006 में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2012 में बंग भूषण सम्मान से भी राशिद खान को सम्मानित किया गया था। तो राशिद खान, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, भारत में रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों से संबंधित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना है। उत्तर प्रदेश में इस घराने के संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन खान माने जाते हैं और इसी घराने से संबंधित है उस्ताद राशिद खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, इसके बाद आइए। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? तो वर्ल्ड बैंक की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स, जिसमें इसने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.4% लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 6.4% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान भारत में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को देखते हुए, इसके अलावा जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बढ़ती हुई लागत है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए, और निजी क्षेत्र के द्वारा जो कर्ज लिया जा रहा है, जो बोरोविंग की जा रही है,
स्टार्टअप डालने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए, इन सभी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% लगाया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अलावा भारत के लिए 2025-26 का भी जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित किया और इसके अनुसार 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% से लेकर 6.5% तक रह सकती है। तो ये वर्ल्ड बैंक का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है भारत के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 6.4% का है और 2025-26 की बात करें तो ये 6.4 से 6.5% तक रह सकता है। वैसे काफ़ी अलग अलग संस्थाओं ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपने अपने आंकड़े प्रकाशित किए हैं। एडीबी ने कहा है कि भारत की 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रह सकती है और आईएमएफ ने कहा है कि ये 6.3% तक रह सकती है। तो ये अलग अलग आंकड़े भी याद रखिएगा, इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? तो देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका को शामिल किया गया। तो ये 5 देश है जो कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल है। कौन शामिल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है, तो चाइना शामिल नहीं है। देखिए, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 8 जनवरी को शुरू हुई और 24 जनवरी 2024 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। इंडिया की तरफ से इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के जहाज P-8-1 को भेजा गया और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 देश इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल है, जिसमें इंडिया के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया। अब उद्देश्य क्या है? तो इन 5 देशों के मध्य में नौसैन्य तालमेल को बैठाना, नौसैन्य साझेदारी स्थापित करना, आपसी शांति स्थापित करना और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट को डेवलप करना इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नाम क्या है? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 और आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में किया जा रहा है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो ये मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है। 5 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत 2020 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। अमेरिकी नौसेना के पहल पर इसकी शुरुआत की गई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैब्रियल अत्तल किस देश के सबसे युवा पीएम बने हैं? गैब्रियल अत्तल को हाल ही में देखिए यूरोप के देश फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया। 8 जनवरी 2024 को ये फ्रांस के नए पीएम बने। गैब्रियल अत्तल के पहले फ्रांस की पीएम के पद पर एलिजाबेथ बोर्न थी। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया और इनके पद से इस्तीफा देने के बाद फ्रांस के नए पीएम के रूप में गैब्रियल अत्तल को चुना गया। अब गैब्रियल अत्तल फ्रांस में रेनेसांस पार्टी से संबंधित सदस्य हैं। इनकी एज 34 ईयर है फ्रेंड्स और फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है गैब्रियल अत्तल। यहाँ पर ये दोनों ही फैक्ट याद करिएगा, सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री फ्रांस के कौन बने? गैब्रियल अत्तल बने। इसके पहले ये फ्रांस के शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अब गैब्रियल अत्तल को फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया गया। फ्रांस जो कि एक यूरोपीय देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल पेरिस है और इमैनुअल मैक्रों वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इसके बाद आइए, चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, नाम से समझ में आएगा कि दक्षिण भारत में ही कोई एक डैम है ये कृष्णराज सागर बांध। ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर। आंसर भी हो जाएगा। अब सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कृष्णराज सागर बांध के आसपास जितनी भी खनन गतिविधियां है, जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज है, उन सभी पर हाल ही में रोक लगा दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाए जाने का कारण भी बताया कि इस डैम को सुरक्षित रखने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कृष्णराज सागर डैम के आसपास के क्षेत्र में माइनिंग पर पूरी तरह वहां के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यह डैम कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी और उसकी 2 सहायक नदियां हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ पर स्थित है और एक प्रकार का गुरुत्वीय डैम है। कर्नाटक में कृष्णराज सागर डैम का निर्माण मैसूर के महाराजा कृष्णराव वांडियार चतुर्थ ने करवाया था। उनके शासनकाल में इस डैम का निर्माण हुआ था, इसीलिए डैम को कृष्णराज सागर डैम के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? तो भारत में
कावेरी नदी पर कर्नाटक में ये डैम स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में एआई ओडिसी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एआई ओडिसी प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया है फ्रेंड्स, और माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोग्राम के तहत, इस एआई के तहत भारत में 1 लाख से अधिक भारतीय डेवलपर्स को इस एआई के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाने वाली है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और भारत के सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन है। एआई ओडिसी प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि हम मेगा टेस्ट सीरीज तक एप्लीकेशन में नहीं पहुंच पा रहे, तो रूट एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट सीरीज पर लॉगिन की प्रोसेस यहाँ पर दर्शाई गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप इजीली मेगा टेस्ट सीरीज में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी रैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, आपको पर्टिकुलर रैंक दिखाई देगी। अगर 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो सभी की रैंक आपको पता चलेगी। आपको भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी तैयारी कितनी इंप्रूव हुई है टाइम के साथ, या कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, ये भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं बैठक का आयोजन 2024 में इंडिया में किया जाएगा। यह पहली बार है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता इंडिया को सौंपी गई है, और पहली बार ही भारत वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता भी करेगा और इसकी मेजबानी भी करेगा। जुलाई 2024 में इस बैठक का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 21 से लेकर 31 जुलाई तक किया जाएगा। वैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सत्र का आयोजन हर साल होता है और 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हर साल इसमें शामिल होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कल्चर और नेचुरल खजाने के संरक्षण का काम करना, इसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को बताना, और इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची को बढ़ाना, इसमें नई नई चीज़ों को, नए नए मॉन्यूमेंट्स को शामिल करना, इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2024 में इसकी 46वीं बैठक का आयोजन इंडिया में किया जाएगा और अध्यक्षता भी इंडिया को ही सौंपी गई है। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के नासिक में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27th राष्ट्रीय युवा उत्सव का इनॉग्रेशन करेंगे। यह नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 तारीख से शुरू होकर 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, और भारत में इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जाएगा। माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ 2024 में नेशनल यूथ फेस्टिवल की थीम है। आयोजन कब किया जाएगा? तो 12 जनवरी पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन होगा महाराष्ट्र के नासिक में, याद रखिएगा। उद्देश्य की बात करें तो युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना इस युवा महोत्सव का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया जाएगा। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग 10 से 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा किया जाएगा। DPIIT, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ये 10 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है। भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना इस इनोवेशन वीक को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, और भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहली बार 2022 में की गई थी। 2022 में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की शुरुआत की गई, लेकिन स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को की गई थी। तो डिपार्टमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा 10 से लेकर 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? तो देखिए, 11 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के वन लाइनर करंट अफेयर में हम आ चुके हैं जून मंथ में।
यहीं से आगे बढ़ते हैं। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में भारत पहले स्थान पर है। 2 जून 2023 को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता यूएई को सौंपी गई। भारत के तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया। भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया। सांची, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी बनी, मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की गई। आगे 3 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया। 4 जून 2023 को नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर जून 2023 में कर दिया गया। सभी फैक्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। पहला देखिए, 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया। चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया, जो कि जर्मनी के बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वें कार्यकाल के लिए नियुक्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। आगे आइए, वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम की बात करें तो गेटवे टू द फ्यूचर वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट 2006 में किया गया। 2024 का पहला चक्रवात अलवारो हाल ही में हिंद महासागर में आया। और लास्ट देखिए, पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अजय बिसारिया के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।